अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हारुकी मुराकामी की किताब नॉर्वीजन वुड के छठे हिस्से को। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। मैंने एक दफ़ा उसके कंधे को देखा और बाहर निकलकर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर दिया। एक हफ्ता गुजरने के बाद भी उसकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई और नावकों के घर में फ़ोन पर बुलाकर बात करने का बंदोबस्त नहीं था। इसलिए इतवार के दिन मैंने ट्रेन पकड़ी और कोको बिंजी जा पहुंचा। नाओको वहां नहीं थी और उसका नाम भी उसके दरवाजे से हटा दिया गया था। खिड़कियां और तूफान से बचाव के हिफाजती पर्दे भी बंद थे। मैनेजर ने मुझे बताया कि नाओको 3 दिन पहले ही वहां से जा चुकी थी और उसको उस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि वो कहाँ गई है। मैं हॉस्टल वापस गया और नाओको को उसके घर कोबे के पता पर एक लंबा खत लिख कर भेज दिया। वो कहीं भी होगी तो उसके घर वाले उसको ये खत जरूर पहुंचा देंगे। मैंने इसे ईमानदारी से अपने एहसासात के बारे में बताया। बहुत कुछ अभी बाकी था जो मैं समझ नहीं पाया था। मैंने कहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ समझने की, इसमें कुछ वक्त लगेगा। जो वक्त गुजर चुका था उसके बारे में मेरे लिए कुछ कहना नामुमकिन था। इसलिए मेरे लिए किसी किस्म का मुतालबा करना या कोई वादा करना मुमकिन नहीं था, या कम तसल्ली के कुछ अल्फाज बोलना भी शायद मुमकिन नहीं था। और दूसरी बात, हम एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानते थे। अगर वो मुझे थोड़ा वक्त अनायत करे तो मैं उसको समझने की पूरी कोशिश करूंगा और हम दोनों एक दूसरे को बेहतर जान पाएंगे। मैं हर सूरत में उससे मिलना चाहता था, लेकिन लंबी बात करना चाहता था। जब कैजुकी मरा तो मुझे लगा मैंने एक ऐसे शख्स को खोया है जिससे मैं ईमानदारी से अपने एहसासात बयान कर सकता था। और सच्ची बात यह है कि यही चीज मैं नाउको के लिए भी सोचता था। हमें अब एक दूसरे के पहले की निस्बत कहीं ज्यादा जरूरत थी और हम इसीलिए एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब हो गए, बल्कि एक लिहाज से एक दूसरे के हो गए। मुझे लगता है मैंने जो कुछ किया मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन शायद मैं यही कर सकता था। मैंने जितनी जज्बात की शिद्दत और कुर्बत इस वक्त महसूस की, मैं उससे पहले कभी नहीं कर पाया। मुझे तुम्हारे जवाब का शिद्दत से इंतजार है। वो जवाब किसी तरह का भी हो, मुझे जानकर खुशी होगी। कोई जवाब नहीं आया। मेरे अंदर कोई चीज रेजा रेजा हो गई और उस खला को किसी चीज ने पूरा नहीं किया। मेरे जिस्म में एक फितरती हल्कापन आ गया और आवाज जैसे बाज गश्त में तब्दील हो गई। मैं अपने लेक्चर्स में ज्यादा ईमानदारी से जाने लगा। वो उकता देने वाले दिन होते। मैं किसी लड़के या लड़की से कोई बात नहीं करता और ना उसके अलावा मेरे पास करने को और कोई काम होता। मैं क्लास में सबसे आगे बैठता, किसी से बात न करता, अकेले खाना खाता और मैंने सिगरेट भी पीना छोड़ दिए। मई के आखिर में लड़कों ने यूनिवर्सिटी में हड़ताल कर दी। वो चीख चीख कर एक ही नारा लगाते, यूनिवर्सिटी खत्म कर दो, आगे बढ़ो, इस यूनिवर्सिटी को गिरा दो, खत्म कर दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसको गिरा दो। मैंने उसकी परवाह नहीं की। बहरहाल उससे कम अज कम ताज़ा हवा का झोंका आया और मैं हर चीज के लिए तैयार था। और अगर जरूरत पड़ती तो मैं भी जरूर उस हड़ताल में हिस्सा लेता। आगे बढ़ो, इस दफा ये कर डालो, इस यूनिवर्सिटी की कोई जरूरत नहीं, नारे बुलंद होते रहे। तमाम कैंपस को घेर लिया गया और तमाम क्लासेस में पढ़ना बंद कर दिया गया और मैंने चीजों की तरसील करने वाली एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। ड्राइवर के साथ बैठ जाता और चीजें गाड़ी में रखता या उतारता। मेरा बस यही काम था। ये काम जैसा मैं सोचता था उससे ज्यादा मुश्किल था। पहले पहल मैं इतना थक जाता कि सवेरे उठते हुए मेरे जिस्म में दर्द होता। बस तनख्वाह बहुत अच्छी थी और जितना मैं अपने जिस्म को काम में मसरूफ रखता, इतना ही मुझे खालीपन का एहसास कम होता। मैं उन गाड़ियों पर हफ्ते के 5 दिन और 3 रातें काम करता। उसके अलावा मैंने अपनी रिकॉर्डिंग की दुकान वाली नौकरी भी जारी रखी और जिन रातों को मैं काम नहीं करता था उन रातों को विस्की पीता और किताबें पढ़ता। स्टॉर्म ट्रूपर को विस्की की बू अच्छी नहीं लगती थी
और जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा विस्की पीता तो वो शिकायत करता कि विस्की की बू से उसके लिए पढ़ना मुहाल है, और मुझसे कहता, तुम अपनी बोतल के साथ बाहर दफा हो जाओ। और मैं धाड़ कर कहता, तुम बाहर दफा हो जाओ। वो कहता, तुम्हें पता है हॉस्टल में विस्की पीना कवायदो जवाबित के खिलाफ है। मैं परवाह नहीं करता, तुम बाहर दफा हो जाओ। मैं गुस्से से धाड़ता। उसने शिकायत करना बंद कर दी, और ये बात मुझे बुरी लगी, इसलिए मैं छत पर चला गया और अकेले ही पीता रहा। जून में मैंने नौको को उसके कोबे में घर के पते पर एक लंबा खत लिखा। उसमें भी मैंने तकरीबन वही सारी बातें लिखी जो पहले खत में लिखी थी। सिर्फ खत के आखिर में ये इजाफा किया कि तुम्हारे खत का इंतजार करना मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक काम है। कम अज कम इतना बता दो कि तुमने मेरी बातों का बुरा मनाया है या नहीं। जब मैंने उस खत को डाक के हवाले किया तो ऐसे लगा जैसे एक दफा फिर मेरे अंदर एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है। उस जून के महीने में मैंने नागासावा के साथ लड़कियों के साथ हम बिस्तरी के लिए 2 दफा गया। दोनों दफा ही बहुत आसान था। हाँ, अलबत्ता पहली लड़की को होटल के बिस्तर में लिबास उतारने में कुछ मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसने मुझे बहुत नाउम्मीद किया और मैं उसे छोड़कर अलहदा हो गया। लेकिन जब मैं पढ़ने की कोशिश करने लगा तो वो मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गई और मुझे सूंघने लगी। और जब मैं दूसरी लड़की से फारिग हुआ तो उसने मुझसे जाती सवालात पूछने शुरू कर दिए कि मैं अब तक कितनी लड़कियों के साथ रात बसर कर चुका था, मेरा ताल्लुक किस इलाके से था, मैं किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, किस तरह की मौसीकी मुझे पसंद थी, और क्या मैंने कभी ओसा मोडज़ाई का नावल पढ़ा है। अगर मुझे किसी मुल्क से बाहर जाने का मौका मिले तो कहाँ जाऊंगा। मेरे ख्याल में उसके निपल्स बहुत बड़े थे। मैंने कुछ सवालात का जवाब दिया, फिर सो गया। अगली सुबह वो नाश्ता मेरे साथ करना चाहती थी, और उसने बस जायका अंडों, टोस्ट और काफी पर भी सवालों की बौछार जारी रखी। मेरा बाप क्या काम करता था, क्या मैंने स्कूल में अच्छे नंबर लिए थे, मैं किस महीने में पैदा हुआ था, क्या मैंने कभी मेंढक खाए थे। उसके सवालों ने मेरे सर में दर्द कर दी। जैसे ही हमने नाश्ता खत्म किया मैंने कहा, मैंने काम पर जाना है, मैं चलता हूँ। उसने उदास होते हुए कहा, क्या हम दोबारा मिलेंगे। यकीनन हम दोबारा बहुत जल्द मिलेंगे, मैंने ये कहा और चला गया। मैं ये क्या कर रहा हूँ। जब मैं अकेला हुआ तो मुझे अपना आप बहुत बुरा लगा, और मैं बस यही कर सका। मेरे जिस्म को औरतों के जिस्म की हवस महसूस होने लगी। जब मैं किसी लड़की के साथ सोया तो मेरे जहन में सिर्फ नाव होती। अंधेरे में उसका बरहना जिस्म, उसकी आहें और बारिश की आवाज, जितना मेरे तखय्युल में ये मंजर आते इतनी ही मेरी हवस बढ़ती जाती। मैं विस्की की बोतल लेकर छत पर चला गया और सोचने लगा कि ये मैं क्या कर रहा था। आखिरकार जुलाई के शुरू में नावको की तरफ से एक मुख्तसर सा खत मौसूल हुआ। लिखा था, जल्दी जवाब न देने के लिए माफ कर दें, लेकिन मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ भी लिखने के लिए एक लंबे अजाब से गुजरना पड़ा, अपने आप को तैयार करना पड़ा। और इस खत को मैंने कम से कम 10 मरतबा शुरू किया, लेकिन मेरे लिए एक दर्दनाक अमल है। मैं जिस नतीजे पर पहुंची हूँ मैं वहां से शुरू करती हूँ। मैंने कॉलेज से 1 साल के लिए छुट्टी ले ली है। सरकारी तौर पर यह गैर हाजिरी की छुट्टी है, लेकिन मुझे शक है कि मैं अब कभी वापस नहीं जाऊंगी। यकीनन तुम ये सुनकर हैरान होगे, लेकिन मैं उस बारे में काफी देर से सोच रही थी। मैंने काफी दफा तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन मैं ये बात कभी शुरू न कर सकी। मुझे तो उन अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ करते हुए भी डर लगता है। उन चीजों के बारे में जज्बाती नहीं होना, जो कुछ हुआ और जो कुछ नहीं हुआ, उस सब का नतीजा यही होना था। ये इस तरह की बात करने का अंदाज ठीक नहीं, और अगर तुम्हें बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें ये बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके तुम जिम्मेदार नहीं हो। ये सब की जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। मैं उन बातों को 1 साल से दरगुजर करने की कोशिश कर रही थी, और यूं मैंने तुम्हारे लिए मामलात को मुश्किल कर दिया। लेकिन अब मजीद उसको टाला नहीं जा सकता। अपना फ्लैट छोड़ने के बाद मैं कोबे में अपने घर आई और एक डॉक्टर के जेरे इलाज रही। उसने मुझे बताया कि पहाड़ों में
क्योटो से बाहर एक जगह है जो मेरे लिए बेहतर है और मैं वहां थोड़ा वक्त गुजारने के बारे में सोच रही हूँ। ये दरअसल कोई हॉस्पिटल तो नहीं है, ये सैनिटोरियम है। उसका इलाज करने का एक खास अंदाज है। बाकी तफसीलात अगले खत तक मुलतवी रखती हूँ। अभी मैं फिलहाल अपने अज़ा को एक खामोश और पुरसकून जगह पर दुनिया से दूर आराम देना चाहती हूँ। जो एक साल तुमने मेरे साथ गुजारा, मैं उसके लिए एहसानमंद हूँ। उस पर यकीन करना, बेशक तुम्हें किसी और बात पर यकीन ना हो। तुमने मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाई, मैंने खुद को खुद ही तकलीफ पहुंचाई है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अभी फिलहाल मैं तुमसे नहीं मिल सकती। इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, बस अभी मैं तैयार नहीं हूँ। हो सकता है उसके बाद हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकें। जैसे तुम कहते हो, गालबन हमें ऐसे ही करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। मैं नौकों के खत को बार बार पढ़ा और हर दफा मुझे वो नाकाबिले बर्दाश्त अफसुर्दगी महसूस हुई जो मुझे उस वक्त महसूस हुई थी जब नावको मेरी आंखों में झांकती थी। मेरे पास उस चीज का कोई भी हल नहीं था, न मेरे पास उसको छुपाने की कोई जगह थी। ये एहसास ऐसे थे जैसे जिस्म के ऊपर से हवा गुजरे, और ना उसकी कोई शक्ल थी, ना उसका कोई वजन, और ना मैं अपने आप को उसमें लपेट सकता था। उस मंजर में तमाम अशिया मेरे पास से गुजरती, लेकिन जो अल्फाज वो बोलती मेरे कानों तक कभी न पहुंचते। मैं हफ्ते की शाम तवामगाह में गुजारता। नावकों की तरफ से फोन कॉल की कोई उम्मीद नहीं थी और मुझे समझ नहीं आता था कि वक्त कैसे सर्व करूं। मैं टेलीविजन पर बेसबॉल का मैच देखना शुरू कर देता और अपने और टेलीविजन के दरमियान खला को दो हिस्सों में तकसीम कर देता और हर हिस्से को मजीद दो हिस्सों में तकसीम कर देता, और ये अमल इतनी दफा दोहराता कि ये खला इतना छोटा हो जाता कि मैं उसको अपने हाथ से पकड़ लेता। फिर मैं टेलीविजन बंद कर देता, अपने कमरे में आता और सो जाता। महीने के आखिर में स्टॉर्म ट्रूपर ने मुझे एक जुगनू दिया। ये एक काफी के खाली मर्तबान में था, जिसके ढक्कन में उसने सुराख कर दिया था और उसके अंदर घास के पत्ते और पानी डाल रखा था। रोशन कमरे में जुगनू ऐसे दिखाई देता था जैसे कोई आम सा स्याह रंग का कीड़ा आपको किसी तालाब के किनारे मिला हो, लेकिन स्टॉर्म ट्रूपर इस बात पर बजिद था कि ये असली जुगनू था। वो कहता था कि मैं देखते ही जुगनू को पहचान सकता हूँ और मेरे पास कोई वजह नहीं थी कि मैं उसकी बात पर यकीन न करता। ठीक है, मैंने कहा, ये जुगनू है। उस जुगनू का नींद ज़दा चेहरा था, लेकिन शीशे के मर्तबान की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करता और फिर नीचे गिर जाता। उसने बताया कि ये उसे चौकोर कुतबे से मिला, यहाँ हॉस्टल के पास। तुम्हें पता है, गली में जो होटल है, वो मौसम गर्मा के मेहमानों के लिए अपने बाग में जुगनू छोड़ते हैं। उनमें से एक यहाँ हमारे सब्जाजार में आ गया। स्ट्रॉन्ग ट्रूपर ये बातें बताते हुए अपनी किताबें और कपड़े काले रंग के बोस्टन बैग में रख रहा था। कई हफ्तों की मौसम गर्मा की छुट्टियां हो गई थी और सिर्फ वो और मैं ही तकरीबन हॉस्टल में बाकी रह गए थे। मैंने कोबे वापस जाने की बजाय अपनी नौकरी जारी रखने का फैसला किया और उसने अमली तरबियत के लिए हॉस्टल में रहने का फैसला किया। और चूंकि ये तरबियती अरसा खत्म हो गया था, इसलिए वो यामानाशी के पहाड़ों पर वापस जा रहा था। तुम ये जुगनू अपनी दोस्त को देना, उसे ये बहुत पसंद आएगा। मैंने कहा, शुक्रिया। शाम के बाद हॉस्टल एक खंडर में तब्दील हो जाता। परचम सरनेगो कर दिया गया था और सिर्फ तामगाह की खिड़कियां रोशन थी। क्योंकि हॉस्टल में कुछ ही तलबे इलम रह गए थे, इसलिए वो सिर्फ आधी बत्तियां ही रोशन रखते थे, जिससे दायां हिस्सा अंधेरे में रहता और बायां हिस्सा रोशन रहता। रात के खाने की खुशबू मेरा ध्यान सूप की तरफ ले जाती। मैं अपने मर्तबान में बंद जुगनू को लेकर छत पर चला जाता। वहां और कोई न होता। कपड़े लटकाने वाली तार पे कोई अपनी बनियान भूल गया था, जो शाम की हवा में ऐसे लहरा रही थी जैसे किसी बड़े से कीड़े का खोल। मैं कोने में स्टील की सीढ़ी चढ़कर हॉस्टल की उस छत पर पहुंचा जहां पानी का टैंक था। दिन के दौरान सूरज की जज्ब करने वाली रोशनी से पानी का टैंक अभी तक गर्म था। मैं टैंक के ऊपर एक तंग सी खाली जगह पर बैठ गया
और जंगले के साथ इस तरह झुका कि चांद के रूबरू हो गया। जंगले के साथ झुके झुके मैं जुगनू का मुशाहिदा करता रहा। बड़ी देर तक ना मैंने हरकत की ना उसने। हवा मुझे और जुगनू को छू कर गुजरती, जबकि जिलकोवा दरख्त के पत्ते अंधेरे में सरसरा रहे थे, और मैं इंतजार करता रहा। काफी देर के बाद जुगनू उड़ा। ऐसे लगा था उसको कोई ख्याल आया, और उसने अपने पर खोले। जंगल के पास से उड़ते हुए पीले ज़दा अंधेरे में अपने पीछे पानी के टैंक के साथ साथ वो एक रोशनी के मेहराब छोड़ गया, कि जैसे वक्त का कोई गुमशुदा टुकड़ा वापस लेकर आ रहा हो। और फिर कुछ लम्हे वहां घूमने के बाद वो अपने पीछे रोशनी के मेहराब लकीर को देखते हुए हवा के दोष पर मशरिक की जानिब उड़ता चला गया। जुगनू के गायब होने की काफी देर बाद तक उसकी रोशनी की लकीर मेरे अंदर ही रही, और उसके मध्यम होती होती पीली रोशनी गहरे अंधेरे में मेरी आंखों की भवों के पीछे किसी गुमशुदा रूह की तरह डगमगाती रही। मैंने कई दफा अपने हाथ अंधेरे में फैलाए, लेकिन मेरी उंगलियों ने किसी चेहरे को नहीं छुआ। वो मध्यम सी चमक मेरी पहुंच से दूर ही रही। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान यूनिवर्सिटी इंतजामिया के झगड़ों से निपटने वाली पुलिस को बुला लिया। उन्होंने तमाम रुकावटें तोड़ दी और अंदर तमाम तलबा को गिरफ्तार कर लिया। ये सब कुछ नया नहीं था। उस वक्त सारे ही तलबा यही काम कर रहे थे। यूनिवर्सिटियों को इतनी आसानी से तबाह नहीं किया जा सकता था। यहाँ बहुत बड़ी सरमायाकारी की गई थी, और उनको महज कुछ तलबा के कहने पर खत्म नहीं किया जा सकता था। दरहकीकत वो तालिबे इल्म जिन्होंने यूनिवर्सिटियों के कैंपस बंद किए थे, वो भी उनको खत्म करने के हक में नहीं थे। वो दरअसल यूनिवर्सिटी के अंदर ताकत का तवाज़ुन बरकरार करना चाहते थे, जिसके बारे में मुझे भी एहसास था। इसलिए जब हड़ताल दोबारा की गई तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जब मैं सितंबर में वापस यूनिवर्सिटी गया तो ख्याल था बहुत तोड़ फोड़ हुई होगी, लेकिन वहां तो किसी चीज को छुआ तक नहीं गया था। लाइब्रेरियों से किताबें कहीं नहीं ले जाई गई थी, और ना ही उस्तादा के दफातर को नुकसान पहुंचाया गया था, और ना ही तलबा के यूनियन के दफ्तर को जलाकर राख किया गया था। मैं बहुत हैरान था, ये सब लोग रुकावटों के पीछे क्या करते रहे। जब हड़ताल खत्म की गई और पुलिस की निगरानी में दोबारा पढ़ाई का आगाज किया गया, तो मैं ये देखकर हैरान था कि वो क्लासेस में सबसे अगली सीटों में बैठने वाले भी वही हरामजादे थे जिन्होंने हड़ताल की क़यादत की थी। वो वहां बैठे अपने नोट्स लेते कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और साथ साथ सिखाए हुए कुत्तों की तरह हाजिरी भी बोलते जाते। मुझे ये सब शानदार लगा कि हड़ताल का असर अभी तक बाकी था। चीजों को खत्म करने के लिए कोई एलानिया जारी नहीं हुआ था। हुआ सिर्फ इतना कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने झगड़ों से निपटने वाली पुलिस को बुलाया, रुकावटें तोड़ी, लेकिन ये खुद साख्ता हड़ताल जारी रही। हरामियों ने हड़ताल के वक्त गले फाड़ फाड़ कर नारे लगाए थे, और उन तालिबे इल्मों की खूब लानत मुलामत की जिन्होंने उनकी मुखालफत की थी या अपने शकूक व शबात का इजहार किया था, और उनकी खिलाफ अपनी जाति कायम की हुई अदालत में मुकदमे भी चलाए। जब मैं उन हड़ताली लुटेरों से मिला, उनसे पूछा कि अब वो क्लासेस क्यों पढ़ रहे हैं, हड़ताल क्यों नहीं कर रहे, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। वो कह भी क्या सकते थे। वो ये कहते कि उनको उस बात से खौफ आता है अगर हाजिरियां कम हो गईं तो क्या होगा। ये भी क्या लतीफ़ा था कि यही इंतज़ामिया यूनिवर्सिटी को तबाह करने के नारे लगाते थे, और जैसे ही थोड़ी सी हवा तब्दील हुई, उनके नारे खुसर फुसर में तब्दील हो गए। मैं सोचता, देखो कैज़ुकी, इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदला। ये दुनिया वैसी ही गंदगी का ढेर है जैसी तुम्हारे होते हुए थी। ये हरामी अच्छे नंबर भी ले रहे हैं, और अपने ही जैसा बेजार और नागवार मुआशरा तखय्यल करने में भी मदद कर रहे हैं। मैंने कुछ देर तक लेक्चर सुना, लेकिन जब हाजिरी बोली गई तो मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा ये बेमकसद हरकत है, जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन चूंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे बुरा लगा। मैंने सिर्फ ये कहा कि दूसरे तालिब इल्म से अपने आप को अलहदा कर लिया।
मेरे चुप रहने से हर एक तालिब इल्म को बस कुछ लम्हे तक परेशानी हुई। ना कोई मुझसे बात करता, ना मैं किसी से बात करता। सितंबर के दूसरे हफ्ते तक उस नतीजे तक पहुंचा कि यूनिवर्सिटी की तालीम बेमकसद थी। मुझे लगा कि बस ये उकताहट से निपटने की तरबियत का वक्त है। मुआशरे में मेरे लायक कारनामा सर अंजाम देने के लिए कुछ खास नहीं था। इसके लिए मैं पढ़ना छोड़ देता। इसलिए मैं यूनिवर्सिटी चला जाता, क्लासेस पढ़ता, नोट्स लेता और फारिग वक्त में लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ता या फिर सोचता रहता। सितंबर का दूसरा हफ्ता जारी था और अभी तक स्टॉर्म ट्रूपर की वापसी का कोई अता पता नहीं था। ये गैर मामूली और हैरान कन बात थी। यूनिवर्सिटी दोबारा खुल गई थी। ये बात नाकाबिले फहम थी कि स्टॉर्म ट्रूपर पढ़ाई जाया करे। उसके डेस्क और रेडियो पर गर्द की एक तह जम गई थी। उसका प्लास्टिक का कप, चाय का कप, कीड़े मार स्प्रे सब उसकी अलमारी के खाने में एक कतार में पड़े थे। मैंने उसकी गैर हाजिरी में कमरे की सफाई की। मैंने पिछले 1.5 साल में सफाई की आदत सीख ली थी और अब मैं उसके बगैर भी कमरे की देखभाल कर सकता था। और मेरे पास उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। मैं हर रोज फर्श साफ करता, हर तीसरे दिन खिड़कियां साफ करता और हफ्ते में एक दफा कलीन को हवा लगवाता और उसका इंतजार करता कि कब वो वापस आए और मुझे बताए कि मैंने कितना अच्छा काम किया था। लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। उस दिन जब मैं यूनिवर्सिटी में वापस आया तो उसका सामान गायब था और दरवाजे पर से उसका नाम हटा दिया गया था। मैं हॉस्टल के सरबराह के कमरे में गया और पूछा कि क्या हुआ है। उसने अपना नाम हॉस्टल से कटवा दिया है और अभी तुम फिलहाल कमरे में अकेले रहोगे। मैं उसको मजबूर नहीं कर सका कि बताए कि वो क्यों गायब हुआ था। ये उस तरह का शख्स था जिसको सबसे बड़ी खुशी जिंदगी में ये थी कि हर चीज पर इख्तियार हासिल करे और दूसरे को अंधेरे में रखे। कुछ वक्त तक उसका बर्फ का पहाड़ वाला पोस्टर उस दीवार पर लगा रहा। फिर मैंने उसकी जगह जिम मॉर्सिन और माइल्स डेविस की पोस्टर लगा दिए। अब ऐसे लगता था ये मेरा कमरा था। मैंने बचाई हुई रकम से स्टीरियो खरीद लिया। रात के वक्त मैं अकेला शराब पीता, मौसीकी सुनता, कभी कभी स्टॉर्म ट्रूपर के बारे में सोचता, लेकिन फिर अकेले बैठे रहना अच्छा लगने लगा। एक दिन सोमवार की सुबह 11:30 बजे मैंने यूरी पर ड्रामे की तारीख के सिलसिले में लेक्चर लिया और 10 मिनट पैदल चलते हुए एक छोटे से रेस्टोरेंट में गया और दोपहर के खाने में सलाद और तला हुआ अंडा खाया। ये जगह एक खामोश गली की पिछली तरफ थी और यहाँ का खाना तालिब इल्म को तो आमगाह की निस्बत महंगा था। लेकिन फर्क ये था कि आप यहाँ आराम कर सकते थे और उनका ऑमलेट भी अच्छा था। उसका मालिक एक शादीशुदा जोड़ा था जो शाजो नाजर ही कभी आपस में बात करते और उसके अलावा उनके पास एक टेम्परेरी काम करने वाली मुलाजमा भी थी। जब मैं वहां खिड़की के पास बैठा खाना खा रहा था तो 4 तालिबे इल्मों पर मुश्तमिल एक गिरोह अंदर दाखिल हुआ। वो 2 लड़के और 2 लड़कियां थी और सब ने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे। वो लोग दरवाजे के करीब एक मेज पर बैठ गए और काफी देर तक खानों की फरिश्त देखते रहे और अपनी अपनी पसंद पर इजहार राय करते रहे। फिर उनमें से एक ने खाने का ऑर्डर दे दिया। मैंने गौर किया, उनमें से एक लड़की मेरी तरफ देख रही थी। उसके सर के बाल इंतहाई छोटे थे। उसने धूप का चश्मा और कॉटन का मुख्तसर सा लिबास पहन रखा था। मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि वो कौन थी। मैं खाने में मसरूफ रहा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद उठी और मेरे पास आ गई और एक हाथ मेज पर रखते हुए कहने लगी, तुम वटानाबे ही हो ना? मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा और गौर किया कि क्या मैंने उसको पहले भी कहीं देखा है। वो इस तरह की लड़की थी कि आप देखे बिना ही नहीं रह सकते थे। अगर मैंने उसको पहले कहीं देखा होता तो जरूर पहचान लेता। और मेरी यूनिवर्सिटी में ज्यादा लोग नहीं थे जो मुझे नाम से जानते थे। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं बैठ जाऊं? उसने मुझसे पूछा। या तुम्हें किसी का इंतजार है? मैंने कहा, नहीं नहीं, कोई नहीं आ रहा, आप बैठ जाओ। उसने लकड़ी के एक टुकड़े की मदद से कुर्सी खींची और धूप के चश्मे से मुझे घूरती हुई मेरे सामने बैठ गई और मेरी प्लेट को देखने लगी। उसने कहा, खाना तो अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा है, मशरूम का ऑमलेट और मटर का सलाद है। उसने कहा, अच्छा, मैं भी अगली दफा खाऊंगी। अभी मैंने पहले ही खाने का ऑर्डर दे दिया है।
क्या मंगवाया है? मैकरोनी और चीज। इनका मैकरोनी और चीज भी बुरा नहीं होता, मैंने कहा। क्या हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता। उसने कहा, यूरेपिडीज, इलेक्ट्रा। देवता इलेक्ट्रा की आवाज नहीं सुनते? जो क्लास अभी खत्म हुई है। याद आया? मैंने उसको घूर कर देखा। उसने धूप का चश्मा उतार दिया। आखिरकार मुझे याद आया। वो ड्रामा की तारीख की क्लास में साल अव्वल की तालबा थी। उसने बालों को एक तरफ बनाया हुआ था कि मैं उसको पहचान न सका। मैंने हैरान होते हुए अपने कंधे तक इशारा करते हुए कहा, गर्मियों की छुट्टियों से पहले तुम्हारे बाल तो यहाँ तक थे। तुम ठीक कहते हो, उसने कहा। मेरे बाल घुंघराले थे। ये बहुत अजीब हो गए थे। मैं तो खुदकुशी ही कर लेती। मेरी हालत साहल पर पड़ी हुई एक मुर्दा लाश के जैसी थी, जिसके बालों में समुद्री घास फंस गई हो। तो मैंने सोचा कि मरने से बेहतर है कि बाल छोटे करवा लिए जाएं। और ये ठीक हो गए हैं। उसने बालों में हाथ डाला और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। मैंने ऑमलेट चबाते हुए कहा, अच्छे लग रहे हैं, जरा साइड से दिखाना। वो मुड़ी और इसी हालत में कुछ लम्हे खड़ी रही। मैंने कहा, हाँ, तुम्हें अच्छे लगे हैं। इस तरह के बाल और तुम्हारा सर भी मुनासिब शक्ल का है। और तुम्हारे बालों के बगैर कान भी अच्छे लगते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं पागल नहीं लगती। एक दफा तो मैंने खुद ही अपने बाल काट लिए और किसी को भी पसंद नहीं आए। सबने मुझे यही कहा था कि मैं नाजी जेल से बचकर आई हुई कैदी लगती हूँ। उन लोगों को लंबे बालों वाली लड़कियों में क्या खास दिखता है? सब बस तायत के मारे होते हैं। ये लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि लंबे बालों वाली लड़कियां ही अच्छी, प्यारी और जनाना खसूसियत की मालक होती हैं? मैं खुद कम से कम 250 ऐसे लंबे बालों वाली लड़कियों को जानती हूँ जिनकी आदतें बिल्कुल जंगली हैं। यकीन करो, मेरा ख्याल है अब तुम पहले की बनिस्बत बहुत अच्छी दिखाई देती हो। मैंने कहा, और ये मैं सही कह रहा हूँ। जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो लंबे बाल के साथ भी अच्छी लगती थी। मेरे सामने जो लड़की बैठी थी वो जिंदगी से भरपूर थी। वो एक ऐसे छोटे से जानवर की तरह थी जो बाहर आते ही दुनिया में कूदता फांदता फिरता है। उसकी आंखें किसी आजाद उजू की तरह खुशी से घूमती रहीं। उसकी हंसी, उसका गुस्सा, उसकी हैरानगी, हत्ता कि उसकी बेचैनी भी एक बेकरारी सी थी। मैंने एक अरसे से इतना जिंदा दिल, जिंदगी से भरपूर और पुरमैनी चेहरा नहीं देखा था। और मुझे उसे जिंदा और हरकत करता देखकर खुशी हुई। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने सलाद चबाते हुए हाँ में सर हिलाया। उसने धूप का चश्मा दोबारा लगाया और उसके पीछे से मुझे देखा। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? मैंने कहा, मेरा ख्याल है मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे, रस्मी तौर पर। अच्छा मुझे बताओ, तुमने ये धूप का चश्मा क्यों लगा रखा है? बाल कटवाने के बाद अचानक अपने आप को गैर महफूज समझने लगी, जैसे मुझे किसी ने बरहना कर दिया हो। मैंने ऑमलेट का आखिरी टुकड़ा चबाते हुए कहा, तुम्हारी बात में वजन है। वो मुझे दिलचस्प और शिद्दत के जज्बे से देखने लगी। मैंने इनके तीनों दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें उनके पास वापस जाने की जरूरत नहीं। नहीं, जब खाना आ जाएगा मैं उनके पास तब जाऊंगी। क्या मैं तुम्हारे खाने में मुखल डाल रही हूँ? अब खाने में मुखल होने के लिए कुछ बचा ही नहीं। मैंने जब देखा कि वो उठ नहीं रही तो मैंने कॉफी का ऑर्डर दे दिया। रेस्टोरेंट के मालिक की बीवी खाने के बर्तन उठा कर ले गई और चीनी और दूध की प्यालियां रख गई। उसने मुझसे पूछा, अच्छा बताओ, आज हाजिरी हुई तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तुम वटानाबे हो? वटानाबे टोरो? हाँ, मैं ही हूँ। तो फिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? बस आज जवाब देना मुझे मुनासिब नहीं लगा। उसने धूप का चश्मा दोबारा उतारा, मेज पर रखा और मुझे इस तरह देखने लगी जैसे पिंजरे में बंद चिड़िया घर में किसी नायाब जानवर को देख रही हो। बस मैंने मुनासिब नहीं समझा। तुम बिल्कुल हैम्फ्री बोगार्ट की तरह बात करते हो, सख्त और सर्द लहजे में। आंको मत, मैं एक आम सा शख्स हूँ, बाकी लोगों की तरह। रेस्टोरेंट के मालिक मेरे सामने मेज पर कॉफी का कप रख कर चली गई। मैंने बगैर चीनी और दूध मिलाए एक घूंट भरा। देखो जरा,
तुम बगैर दूध के कॉफी पीते हो, मैंने सुकून से वजाहत की। कम अज कम इस बात का ताल्लुक तो हेम्फ्री बोगार्ट से नहीं है। इतनी सी बात है कि मुझे मीठा पसंद नहीं। मेरा ख्याल है तुम मेरे बारे में गलत सोचती हो। तुम्हारी जिल्द इतनी सुनहरी क्यों है? मैं पिछले 2-3 हफ्तों से सामान और सोने का बिस्तर उठाए पैदल सफर करता रहा हूँ। तुम कहाँ गए थे? कांजावा, टोनो जजीरे पर, नीगाटा तक, अकेले? मैंने कहा, हाँ अकेले ही। बस कोई अगर रास्ते में मिल गया तो अलहदा बात है। किसी की मोहब्बत भरी सोबत में दूर दराज के इलाके, नई नई औरतें, रोमानियत से भरपूर। तुम गलत समझ रही हो। सोने का बिस्तर कंधे पर उठाए, कश्ती दाढ़ी चेहरे पर सजाए, कोई कैसे रोमानवी हो सकता है? तुम हमेशा ऐसे ही अकेले सफर करते हो? बड़ी बात है। तुम्हें तन्हाई अच्छी लगती है? उसने अपने हाथ पर अपना गाल रखते हुए पूछा। तुम्हें अकेले सफर करना, खाना खाना, पिक्चर हॉल में अकेले बैठना अच्छा लगता है? किसी को भी अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। बस मैं अपनी मर्जी से दोस्त बनाता हूँ। इससे सिर्फ मायूसी बढ़ती है। धूप का चश्मा नीचे खिसकाए और कान का बंदा मुंह में डाले, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, किसी को भी अकेले रहना पसंद नहीं। मुझे मायूसी से नफरत है। तुमने कभी लिखना शुरू किया तो ये फिक्रा इस्तेमाल कर सकते हो अपनी खुदनोश शवाह के लिए। मैंने कहा, शुक्रिया। क्या तुम्हें सब्ज रंग पसंद है? तुमने क्यों पूछा? इसलिए कि तुमने सब्ज रंग की पोलो शर्ट पहन रखी है। नहीं, कुछ खास नहीं, मैं कुछ भी पहन लेता हूँ। जिस तरह तुम बात करते हो मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल ऐसे जैसे फर्श बिछाते हैं, उम्दा हमवार। क्या तुम्हें कभी किसी ने ये बात बताई है? मैंने कहा, किसी ने नहीं। उसने कहा, मेरा नाम मेडोरी है। सब्ज सब्ज रंग मुझे जरा नहीं जचता। बिल्कुल अजब, जैसे मुझे किसी ने बद्दुआ दी हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मेरी बहन का नाम मोमोको है, मतलब आड़ू जैसी लड़की। क्या वो गुलाबी रंग में अच्छी लगती है? हाँ, वो गुलाबी रंग में बहुत अच्छी लगती है। वो तो पैदा ही गुलाबी रंगत में हुई थी। ये नाइंसाफी है। मैं डोरी की मेज पर खाना आ चुका था और लड़का जिसने सूती जैकेट पहन रखी थी उसको आवाज दी। मैं डोरी, तुम्हारा खाना आ गया है, आ जाओ। उसने आगे से हाथ से इशारा किया, जैसे कहना चाहती हो मुझे पता है। अच्छा बताओ, तुम ड्रामे के लेक्चर में नोट्स लेते हो? मैंने कहा, हाँ लेता हूँ। ये कहना बुरा तो लगता है, लेकिन क्या तुम मुझे अपने नोट्स उधार दे सकते हो? मैं 2 दफा क्लास नहीं ले सकी और किसी और को क्लास में जानती नहीं। मैंने नोटबुक बैग से खींचते हुए कहा, कोई बात नहीं। और फिर मैंने इस बात का यकीन कर लिया कि नोटबुक के अंदर मेरी कोई जाती चीज तो नहीं लिखी हुई। मैं डोरी को दे दी। शुक्रिया। क्या तुम परसों क्लास में आओगे? हाँ। मुझे यहीं मिलना। मैं तुम्हारी नोटबुक वापस कर दूंगी और साथ में तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी। मेरा मतलब है, अगर अकेले ना खाने से तुम्हें मैदा खराब ना होता हो तो ठीक है। मैंने कहा, नहीं, लेकिन तुम्हें मुझे खाना खिलाने की महज इसलिए कोई जरूरत नहीं कि मैंने तुम्हें अपनी नोटबुक दी है। तुम फिक्र मत करो, उसने कहा। मुझे लोगों को खाना खिलाना अच्छा लगता है। लेकिन तुम इसको कहीं लिख लेना, कहीं तुम भूल ना जाओ। उसने मुझे ताकीद की। मैं नहीं भूलूंगा। परसों। मेडोरी। दूसरी मेज से किसी ने आवाज दी, मेडोरी जल्दी करो, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। उसने आवाज को नजरअंदाज करते हुए कहा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही बात करते हो? मेरा ख्याल है हमेशा ऐसे ही बात करता हूँ। मैंने कभी गौर नहीं किया। दरअसल मुझे कभी किसी ने ये बताया ही नहीं कि मैं किसी खास अंदाज में बात करता हूँ। ऐसे महसूस होता था कि उसने कुछ लम्हे के लिए कुछ सोचा। फिर वो उठी और मुस्कुराते हुए अपनी मेज पर वापस चली गई। जब मैं उनकी मेज के पास से गुजरा तो उसने हाथ हिलाया, लेकिन बाकी तीनों ने मेरी तरफ देखना भी गवारा न किया।